गुड आफ्टरनून। चलते हैं अपने क्लास की तरफ और क्वेश्चन के कड़ी में अगले प्रश्नों को देखते हैं और वार्तालाप चलती रहेगी। कुछ सीखते रहेंगे, कुछ सिखाते रहेंगे, कुछ भविष्य के आईना दिखाते रहेंगे। तो चले हमारे देश के भविष्य, क्या संभाल पाएंगे अपने देश को, या आप भी बनेंगे आज के अधिकारी? बताइए, क्या आप बनेंगे भ्रष्ट अधिकारी? हाँ, यानी बनेंगे। आवाज नहीं आई, नहीं आवाज आई ही नहीं है, आवाज आई नहीं है। इसका मानना है कि आप भ्रष्ट अधिकारी बनेंगे। आवाजें कहाँ आई है? नहीं मानते हैं हम। चलिए तो चलते हैं अपने प्रश्न पहला। आज का प्रश्न है बेटा, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? यहां पर होगा किया गया है, यहां पर होगा किया गया था। ठीक है, चलिए कुछ लोगों ने मारा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था विश्व कप। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ, दोनों जगह है यार। उसमें कुछ गेम इधर किया गया होगा, कुछ पार्ट वहां किया होगा। विश्व कप के एक ही जगह सारे गेम नहीं ना खेल कराए जाते हैं, फाइनल कहीं कहीं और किया हो गया होगा। अब उसके इतिहास को जानने के लिए 2015 के विश्व कप के इतिहास को जानना। अब इतने योग्यता के करने के लिए जब आप यूपीएससी पीएससी की तैयारी करना तब जाना। अभी तो तुम सैनिक स्कूल की तैयारी में लगे हुए हैं, तो जितना अभी जरूरत है उतना ही खाओ ना। आगे के इतिहास भूगोल काहे जानने के चक्कर में पड़े हुए हो। चले दूसरा प्रश्न। सदन के दोनों सदनों की नियुक्ति सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो चलिए राइट आंसर जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो इससे बता दीजिए कि अभी लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। इसलिए थोड़ा कहा जाता है करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया करो। तो आपको जना दें, बता दें कि अभी वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, तो इसी के साथ बता दीजिए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वाह, ठीक है, वो पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इसको पता कर लीजिएगा, वर्तमान और पहला। पिछले क्लास में रिवाइज किया गया। दिमाग के इतने बोरसी हो जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। क्या कल के क्वेश्चन में पीछे वाले रिपीट हुए हैं? फिर भी आज देखो उल्लू जैसा आंख फाड़ के देख रहे हो सर कहां से बता रहे हैं। चलो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लो, बनी हुई खिचड़ी तुमको मिल ही गई। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? खिचड़ी की बात हो रही थी, खिचड़ी पक गई इधर। कहीं का पकौड़ा कहीं छान दो। क्या है? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, गणेश विष्णुदेव मावलंकर, जिसे कहा जाता है जीवी मावलंकर। जाने बताया गया था। खोपड़ा में कहाँ आए आप? तो आए हैं भैया के शादी में, पंडित जी कथा कह रहे हैं, पूरी सब्जी खाएंगे चल देंगे। कल कथा में पंडित जी क्या कहे थे नहीं याद है।
क्या? तो थोड़ा गौर से पढ़िए, याद रखिए, ये ना कि हम मेहनत करें और आप चुस्की लें। तो चाय की चुस्की बड़ी ही बुरी होती है, पता नहीं कौन सा रूप धारण करके कौन सी बीमारी फैला दे। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है के जगह था है नहीं था, क्योंकि अब क्या है, वो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया है। इसकी लंबी कहानी है, लंबी कहानी की जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए पहले आपको एक बेहतर स्कूलों में जाना पड़ेगा। बेहतर स्कूल मतलब कोई है? कोई स्कूल है जो बेहतर है, जो बेहतर आपका विकास कर सकता है, बेहतर डेवलपमेंट दे सकता है? बताइए किसी स्कूलों का नाम। कोई नहीं है। विद्या ज्ञान में चले जाओगे, कौन जाएगा? जानते हो विद्या ज्ञान में कौन जाएगा? जो गरीब होगा। विद्या ज्ञान की सबसे विशेष बात है और अच्छी बात है, सबसे जबरदस्त बात है, दिल को छू जाती है, जानते हो क्या? वो जातिवादता नहीं करता, कभी किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगता, वो उसको चाहिए केवल गरीब। वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन करता है, 2 पेपर लेता है। बहुत सौभाग्यशाली होंगे जो विद्या ज्ञान में पढ़ रहे होंगे या जो विद्या ज्ञान में जाएंगे। विद्या ज्ञान में जाना यानी कि ईश्वर से मुलाकात करना। अब सोच लो कितनी अतिशयोक्ति मार दिया हमने। अतिशयोक्ति जानते हो? नहीं जानते। क्या होता है अतिशयोक्ति? बढ़ चढ़ के बात कर देना। लेकिन ये वास्तविकता है विद्या ज्ञान का ऐसा परिवेश जो हमारे शिव नडार जी ने उपलब्ध कराया है भारत के लिए और विशेषतः उत्तर प्रदेश के लिए। हमें उन विद्यालय से सीखना चाहिए विद्यालय कैसा होना चाहिए। चलिए उसका कॉपीराइट करके एक देर ही सही हमारे वर्तमान जो सत्ता के मुखिया हैं एक नए विद्यालय को स्थापित कर दिया जिसका नाम है अटल आवासीय। अब ये अटल आवासीय क्या है? इसमें भी एक रुकावट है। वो रुकावट है कि आप अनाथ होने चाहिए। अनाथ का मतलब जानते हैं क्या? आपके पिताजी ही ना हो, और जिसके पिताजी ना हो उसका छाया ही खत्म है। दूसरा, जॉब कार्ड होना चाहिए। जिसके पास जॉब कार्ड होगा वो अटल आवास से जाएगा। अब सोचोगे कि जॉब कार्ड क्या होता है सर? ये जॉब कार्ड जो अभी तक कह रहे थे ना कि 75 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, उसी कांग्रेस का बनाया गया जॉब कार्ड आज अटल आवासीय में उपयोग किया जा रहा है। और अटल आवासीय की एक सबसे बड़ी कमी जो दिखी वो है उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं योगी जी, जो कहते हैं, ये मुखिया हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो दिल्ली पे बैठे हुए मुखिया हैं श्री दामोदर नाथ मोदी जी, नरेंद्र मोदी, और उनको अतिशयोक्ति के रूप में क्या कहा जाता है? विश्व अवतारी, विष्णु अवतार। और जो अटल आवासीय का सबसे बड़ी कमी है वो है कास्ट सर्टिफिकेट।
और सबसे बुरा कंडीशन में फंसा है इसमें एसटी। चलिए इस रिजर्वेशन से थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे अटल आवासीय की पहली कमी आपके पास आई जॉब कार्ड। जॉब कार्ड तो आ गई, जॉब कार्ड आई, इसके बाद जब हमने 13, 23, 24 का उसका नोटिफिकेशन देखा, उसमें संख्या देखी कि किस कैटेगरी से कितने बच्चों को लिया जाएगा, तो दिमाग खनक गया। खनक गया मतलब सोचोगे कि सर एसटी है इसलिए समर्थन दे रहे होंगे। यहाँ पे एससी और एसटी की बात ही नहीं है, हम नहीं मानते हैं। हम एक ही चीज मानते हैं, ठीक है, एसटी है लेकिन हम अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। क्यों? लोग कहेंगे कि हम शिक्षक हैं और एक विशेष जाति के प्रति आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारा काम है हर समुदाय के लिए सही काम देना, लेकिन जहां पे गलत हो वहां पे आवाज उठाना। अभी हम तुमसे पूछेंगे कि आप बताओ कि क्या ये स्थिति आज भी एसटी की वैसी है या सुधरी है। चलिए उसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं। उसमें 140 सीट डिवाइड की गई, जिसमें डिवाइड किया गया 50% लड़कियां होंगी और 50% बॉयज होंगे। यानी कि 140 में 70 सीट किसकी होगी? बॉयज की होगी और 70 सीट गर्ल्स की होगी। अब उसमें डिवाइड हुआ सीटों का आरक्षण, आरक्षित सीट, ठीक। आरक्षित सीट में कहा गया कि 50% सीट जनरल के लिए दी जाएगी, जिसकी जनसंख्या आज कितनी है? 15% जनसंख्या है और 50% जनसंख्या की 50% सीट जनरल को दी जा रही है। जनरल कैटेगरी में कौन सा ऐसा परिवार है, बहुत ही दुर्लभ होगा, बहुत ही कम ऐसे परिवार मिलेंगे जिसके पास शिक्षा नहीं होगी, उनको 50% सीट दी जा रही है। यानी कि 35 सीट बॉयज में, 35 सीट गर्ल्स में। वाह वाह। अब बात आती है हमारी ओबीसी भैया लोगों की। ओबीसी में बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारी सी जातियां हैं। अच्छी बात है, देखो इनको भी कितना मिला, इनका रिजर्वेशन का मिल गया। चलो 19 सीट दे दी गई इनको बॉयज के लिए और 19 सीट दे गई गर्ल्स के लिए। 19 सीट तो इनको मिल गई। रिजर्व की दायरा में तो ये आ गए, ठीक है, 19 सीट काफी है, कम नहीं है। तीसरी बात आती है हमारी एससी अनुसूचित जाति के लिए। उनमें जो सीट दी गई, उसमें सीट दी गई 15 और 15 सीट, बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन जो आखिरी सीट डिवाइड की गई वो किस आरक्षण के बल पे आरक्षित की गई कि जो एसटी को मात्र एक एक सीट दी गई। किस बदौलत दी गई? 140 सीटों में केवल एक एक सीट। कहां से अटल आवासीय यह सही इंसाफ दिया? 3 डिस्ट्रिक्ट को अगर एक सीट एसटी का मिला है तो कहां से सही है? एसटी का आज भी कंडीशन देख लेना, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव के आसपास, उसमें आने वाले समुदाय की बात कर देते हैं। गोंड, खरवार, 2-3 जातियां हैं जो उसमें आती है। उनकी स्थिति देख लेना कितने शिक्षित है। तुम्हारे आसपास जो गोंड समुदाय है कितना शिक्षित है। और आज इनकी स्थिति जानते हो? कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तुम्हारा आजमगढ़ मंडल में। आजमगढ़ मंडल में आने वाले 3 जिले हैं, बलिया, मऊ, आजमगढ़। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। तहसीलदार उस सर्टिफिकेट को जो 150 में बनता था, आज जरूरत पड़ने पर 30,000, 50,000 में सर्टिफिकेट गैर कानूनी रूप से बन रहा है। ये कहां से जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम एसटी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम इस पे सवाल उठाएं तो कोई कहेगा ना, आपको भी लग रहा होगा कि सर अपने कैटेगरीज का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन बताओ ये एक एक सीट कहां से सही था? हम तो एसटी के कहेंगे तुम सर्टिफिकेट मत लगाना, भरो जनरल में, ले आओ। और इसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, जॉब कार्ड लगाओ, चलो जनरल में। जॉब कार्ड का पहला कंडीशन, जॉब कार्ड लगाने के बाद कितने जनरल वाले हैं जो जाकर मनरेगा में काम करते हैं, ये सच्चाई है, जाननी चाहिए। कितने लोग हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे जाकर मनरेगा में काम करते हैं? मनरेगा का मतलब जानते हो?
100 दिन का योग काम था, कांग्रेस के समय में दिया गया ये काम था कि हर गरीब को 100 दिन काम करना होगा मनरेगा के तहत। अब बताओ कौन से क्षत्रिय और ब्राह्मण जाके काम करते होंगे? 2-3 समुदाय को ही रखा गया है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, केसरी को कहीं तो ओबीसी में भी डाला गया है। अब उत्तर प्रदेश में तो भैया लोग को जनरल में डाल दिया गया, बिहार में जाओ तो ओबीसी में डाल दिया गया है। अब इस पे बात होती है, इस तर्क पे बात हुई थी ट्रेन में, ये भैया किसकी? जातिगत जनगणना की, जो भी बिहार ने किया। जाति जनगणना के हिसाब से सीट दो ना, जिसकी जो सीट है, जितना हक है वो दो, और नहीं तो पहला चीज गरीबी के हिसाब से दो। अभी जनरल में देखो 10% रिजर्व डाल के क्या किए थे? EWS बना दिए। EWS के सर्टिफिकेट से क्या हो रहा है कि जो SC ST से भी कम नंबर ला रहे हैं EWS के तहत चयनित हो जा रहे हैं। तो इन सरकारों का केवल मुद्दा है, इस विचार से, इस पूरे सर्कल से दिख रहा है कि गरीब गरीब ही रहे, अशिक्षित अशिक्षित रहे, शिक्षा के तरफ न जाए। तो भैया हम शिक्षित हैं, और जब मौका मिलेगा ना तो चिराग तो जला ही देंगे। और एक बात हुई किसकी? आपकी अटल आवाज में। चले आगे, तीसरी बात करते हैं बेस्ट विद्यालय, महाजाल। वो क्या है? हमारा नवोदय, जो आज की स्थिति में इतना बुरा हो चुका है कि बड़ी दुर्भाग्य रहा इस साल का। खूब खींच खाच के जोड़ लगा के जो फॉर्म भरा गया 1700, पता चला यार ये तो फॉर्म बहुत कम है। टीचरों ने, वहां के प्रिंसिपलों ने विद्यालयों पे एप्लीकेशन दिया, सूचना दिया कि फॉर्म भरवाइए, फॉर्म भरवाइए, और इस तरीके से फॉर्म की संख्या गई 4000 समथिंग 800 कुछ, यानी रियलिटी फॉर्म था 1700। सोचो कि एक समय था कि नवोदय के फॉर्म 9000, 10000, 11000, 13000 जाते थे, और आज 1700 में सिमट गए। क्या है इसका मतलब? नवोदय कहीं ना कहीं तो बदनाम हो ही रहा है। अब बदनाम करने वाले कौन है? हमें, हमारे जैसे स्टूडेंट हैं कि बदनाम करा रहे हैं। अरे आएंगे, आपके सारे विद्यालय पे आएंगे, क्योंकि आपको एक मौका दिया जाएगा बेस्ट विद्यालय का। आपने पहले ही बेस्ट विद्यालय को चूज किया था, लेकिन दुर्भाग्य है उसमें केवल गरीब ही जाएगा। चलिए आप हमारे विद्यालय के माया जाल में आते हैं, यानी कि अलग दुनिया है हमारे नवोदय की, जो इस दुनिया से तो अलग ही है, और इतनी बेहतरीन दुनिया कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अब सोचोगे कि सर इतना बढ़ चढ़ के क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो अपना नवोदय है ना, अपना घर है, जहां पे हमको क्या किया गया? पानी डाल डाल के, पानी डाल डाल के, पानी डाल डाल के, पानी डाल डाल के वृक्ष बना दिया गया। इतना बड़ा वृक्ष कि हिलाकर तो दिखाओ। यानी कि हमारे शिक्षकों ने अपने योगदान, अपने ज्ञान का सारा योगदान हम लोगों के अंदर सिंचित कर दिया। और आज के जो वर्तमान स्टूडेंट है, अब वो शिक्षक के वजह से हो रहा है, या स्टूडेंट के वजह से हो रहा है, या अभिभावक के वजह से हो रहा है, ये बड़ी मुद्दे हैं। जहां तक हमने देखा, इसमें जो पाया, 2 एनमुनाई मीट में जाने के पश्चात जो पाया, वो पाया कि यहाँ पे जो फॉल्ट है कोविड के बाद आने वाले समय का, दौर का, जहाँ पे बच्चे ने उपयोग किया मोबाइल का, और मोबाइल का उपयोग करते हुए इस सीढ़ी पे चल गया है, इस पायदान पे चढ़ गया है, उसको मोबाइल ही आवश्यक हो गया है। और आज के बच्चे जैसे ही 9th में जा रहे हैं, गार्जियन से मांग रहे हैं, पापा जी हमको दे दो मोबाइल। कहा है कि हमारे शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने नहीं आता है। तो उन अभिभावकों को बता दें, क्यों? क्योंकि हमारे भी समय एक शिक्षक थे जो बिना मोबाइल के पढ़ाते थे,
हमको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती थी, और चोरी छुपे अगर हम लोग मोबाइल रख भी लेते थे तो मोबाइल में अच्छी चीज नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय गूगल बाबा थे। अब गूगल बाबा में जब टीन एज में बच्चा रहता है तो वो क्या देखता है, अभी बताने वाली बात नहीं, वो अश्लीलता देखता है। हम लोगों ने जो देखा वहां पे सीखा, उस मोबाइल से सीखा, वो अश्लीलता था, एडल्ट मूवीज। क्योंकि उस समय एडल्ट ग्रुप होते हैं 16, 17 साल, 18 साल। उस समय माइंड क्या होता है, डाइवर्ट होता है, कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि हार्मोन्स चेंजिंग होती है। बच्चा आपके साथ भी होगा, हमारे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, आपके मम्मी पापा के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, वो नेचुरली है, हार्मोन्स को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसने बिगड़ने का साधन बनाया मोबाइल। जो हम लोग नहीं जानते तो वही मोबाइल में देखने लगते थे, हम नहीं इसके जमाने वो देख रहा है, वो आप पढ़ के देख रहे हैं, अब आदत लग गई है, हमारी मोबाइल है। तो हम लोग के समय एक छोटी सी माइक्रोफोन आती थी, और बड़ी मुश्किल से हमने पहली बार एक 500 रुपये का मोबाइल खरीदा था, G5, छोटी सी रंगीन मोबाइल, और बड़ी चोरी छुपे से रखते थे। पकड़ा गया तो भैया गोड़ हाथ पे गिरना पड़ जाता था। बहुत मुश्किल से क्लास में पूरे बैच में 40-50 के बैचों में 1-2 मोबाइल थे। मीटिंग करने के लिए कभी कभी उस चीज़ों का नजायजा देखने के लिए हम लोग पहुंच जाते थे, और उसी में 2-4 घंटा बीत जाता था। लेकिन आज बच्चा अगर मोबाइल मांग रहा है, टीचर को दोषी दे रहा है, तो अब बताओ कि हमारे नवोदय का विकास कैसे हो रहा है। आज तुम मोबाइल खोलते हो, हम मोबाइल खोलते हैं, कितना समय हम मोबाइल में अच्छी चीजों को देखते हैं, पढ़ने वाली चीजों को देखते हैं। तुम जब मोबाइल उठाते हो तो कितने समय मोबाइल को अच्छा उपयोग करते हो, स्क्रॉल नहीं करते हो, कभी यूट्यूब पे जाते हो, कभी इंस्टाग्राम पे जाते हो, कभी व्हाट्सएप पे जाते हो, कभी फेसबुक पे जाते हो, घूमते रहते हो, तैरते रहते हो मोबाइल की दुनिया में। आज हमारे पास मोबाइल है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, आज के पास आपके पास इतना साहित्य मार रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, और हम भी वही करते हैं। तो हमारे जो छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं नवोदय में, वो क्या करेंगे मोबाइल का, और शिक्षक को दोष दे रहे हैं। इसमें शिक्षक को दोष देने से पहले अपने अभिभावक को दोष दे। अप्पा श्री जो पीटीएम अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको दोष दें, और यहाँ पे जो हमारे प्रचार महोदय हैं उनको चाहिए कि स्ट्रिक्टली एकदम खड़ूस बन के, मोबाइल पकड़ाया, यू आर सस्पेंडेड, भगाओ स्कूल से, 15 दिन 20 दिन मोबाइल जब्त करो। फिर मोबाइल पकड़ाया, रिस्ट्रिकेटेड, निकालो टीसी कार्ड के बाहर। देखो किसकी औकात होगी जो नवोदय के प्रांगण में मोबाइल उपयोग कर देगा। ठीक है, आपका बच्चा का कंप्लेन है कि टीचर नहीं पढ़ाता है, और अभिभावक की जिम्मेदारी है राइटिंग योर लेटर्स, एक पत्र लिखे, इसको प्रिंसिपल महोदय को, प्रचार महोदय को पत्र लिखिए कि आप ये शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। प्रचार महोदय को 10 लोग अभिभावक मिलकर साइन करा कर जमा कीजिए। प्रचार अगर नहीं सुनता है तो डीएम को एप्लीकेशन लिखिए, डीएम नहीं सुनता है लखनऊ रीजन सुनेगा, वहां नहीं सुनता है केंद्र पर सुनिए, वहां भी नहीं सुनता है तो बलिया एनमुनाई खड़ा है, हर नवोदय का एनमुनाई खड़ा है, हर एनमुनाई से बात कीजिए कि एनमुनाई इसलिए खड़ा है, क्यों? उसने नवोदय के आने के बाद नवोदय की स्थिति को देखा, आने के बाद अपनी पटताड़ना को चढ़ा, सहा, इस तरीके से सहा कि घुट घुट से पीता रहा जहर। आज अगर हम बोल पा रहे हैं तो हम समाज में बहुत सारी ऐसी चीजों को सहे हैं, देखे हैं। बहुत सारे सौभाग्यशाली होंगे हमारे नवोदय के भाई कि वो बेहतर फैसिलिटी होने के बाद समाज में उस तरीके से ठोकर नहीं खाए होंगे जिस तरीके से ठोकर हमने खाया। दुख होता है इस सारी चीजों को जान के कि ये जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो ये भी नालायक ही बनेंगे। अब नवोदय का नाम नहीं बदनाम ही होगा। देख लो एग्जाम्पल खड़ा है इसके बाद का बैच, कहाँ है मोबाइल की दुनिया। हमारे भी 2 छात्र उस लिस्ट में सम्मिलित है। अभिभावकों ने बताया, हमने स्पष्ट कहा मोबाइल मांगता है स्कूल छोड़ा दीजिए, अन्यथा एक बार वार्तालाप करा दीजिए।
नहीं सुनता, टीचर की कंप्लेन देता है, एप्लीकेशन लिखे, नहीं लिखने आता है, हम लिखेंगे, आप साइन कीजिएगा, 2-4 का और साइन कराइएगा, प्रिंसिपल को दीजिएगा, नहीं सुनेंगे प्रिंसिपल, डीएम को दीजिएगा, फिर एप्लीकेशन लिखेंगे, लखनऊ रीजन पहुंचाइएगा, फिर लिखेंगे दिल्ली पहुंचाइएगा, इसके बाद भी नहीं सुनेंगे ना, तो हम अनमुनाई खड़े हैं, हम अनमुनाई ईट से ईट बजाएंगे नवोदय का। क्यों? क्योंकि जिस थाली में खाए हैं उस प्रांगण का नाम बदनाम हो रहा है। और आज सुबह सुबह ही एक मुलाकात ऐसी ही हो गई जहां पे बड़ी स्टार्ट मारा, पावर तो जबरदस्त आई, झटका मार दिया, झटका इतना मारा 37,000 वोल्ट से भी कम नहीं था। समझ जाओ कि कितना क्रोध आया होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति नवोदय का बुराई करता है। आज वो नवोदय सींच के ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है जो अपने बचपन में किराने के दुकान पे काम किया था और आज के टाइम में आपके बीच वार्तालाप कर रहा है। हमारे परिवार की क्षमता नहीं थी हमको इतना सीखने की। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, कौन सीखता हमको। ये है हमारा नवोदय। चले इसकी विशेष बातों पे जानते हैं। ये तो कुछ कमियां थी। आप नवोदय के स्टूडेंट बनना चाहेंगे तो पहला चीज जान लीजिए, नवोदय में खाना बढ़िया नहीं मिलता है। हम लोग घास भूस खा के 7 साल पढ़ के बाहरी निकले हैं। आप सोच रहे हो कि सर काहे कह रहे हैं? क्योंकि हमारे विद्यालय से 2 महान हस्तियां गई और उनका मानना रहा कि नवोदय में खाना बढ़िया नहीं मिलता है। एक महोदय को 2021-22 में बाहर आना पड़ा और एक महोदय को इस पिछले सेशन के 23-24 में बाहर आना पड़ा। दोनों का रीजन रहा कि विद्यालय में खाना बेहतर नहीं मिलता। अगर आप बेहतर खाना चाहते हैं तो भैया पहले घरे रहिए, मम्मी से रोज मुर्गा मछली पनीर पूड़ी उड़ी बनवा के खाइए, मस्त रहिए। क्या है पढ़ाई, क्या है दुनिया, भाड़ में जाए नवोदय, हम तो रहेंगे घरे। और जिसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है, खाने के साथ थोड़ी सी कंप्रोमाइज करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जब हम लोग भी पहली बार नवोदय में गए थे, पहली बार जब दर्शन दिए गेट पे, बड़ी अच्छा लगा। हाँ, इतना बड़ा स्कूल हो रही है और कम मजा आ गया। लेकिन जब पता चला कि अब हमको अकेले रहना है, मम्मी पापा तो अब जाएंगे घर, अब तो रहेगा कोई नहीं, अकेले रहना है। 5-6 महीना रोना गाना चलता रहा। संगीत, कभी इधर संगीत चल रहा है तो कभी उधर संगीत चल रहा है, किसी का पेट दर्द कर रहा है तो किसी का बुखार लगा है। ऐसी बहुत सारी तमाम समस्याएं आई और समस्या के बाद एक समय आया तो वही नवोदय हम लोगों के लिए क्या लगा, क्या जन्नत थी। और एक समय आया 2013, फिर रुला कर भेज दिया नवोदय से बाहर। या बेटा हो गया बहुत, जय 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 जय, चल आजा बाहर की दुनिया देख, दिखाया दुनिया। ये तो थोड़ा सा ऐसी चीजें नहीं है कि आपको जो सुविधा दी जाएंगी नवोदय के अंदर वो घटिया किस्म की होंगी, ऐसा नहीं होता है। हमने थोड़े से शब्दों को अतिशयोक्ति के रूप में मारा। क्यों मारा? क्योंकि आपको दिखाना था कि आपके भैया जो करके आए हैं, बेटा आप करके मत आना। नवोदय अगर हो गया तो छोड़ना मत, छोड़ने का समय आएगा, हम खुद बताएंगे कि कब छोड़ना। चले नवोदय की एक अगली कड़ी में। अब नवोदय की अगली कड़ी में क्या होता है, सुबह का टाइम एक इम्पोर्टेंट टाइम। सुबह 5 बजे लगती है घंटी टनाटन की और विसिल बजती है पीटी सर की, और चलते हैं हम जूता पहन के फील्ड में 4 राउंड मारने और पीटी कर रहे हैं। और पीटी करने के बाद उठाते हैं चना, फिर आते हैं हॉस्टल। हॉस्टल के बाद करते हैं ब्रश, तमाम प्रक्रियाएं और तैयारी नाश्ते की। थाली उठाते हैं, नाश्ते के लिए चलते हैं। और नाश्ते में प्रतिदिन नाश्ता अलग अलग होता है। घर पे क्या आपका नाश्ता एक दिन
भी अलग अलग होता है। क्या प्रतिदिन नाश्ता आपको अलग अलग मिलता है? नहीं मिलता है। वहां पे प्रतिदिन नाश्ता अलग अलग मिलेगा। चिकन कहीं कहीं नवोदय में मिलता है। जहाँ पे आप बलिया में सोचोगे चिकन मिलेगा, तो बलिया में भैया ये महान हस्तियां रहती हैं और बलिया वाले ऐसे ही बदनाम होते हैं। यहाँ पे चिकन मिलेगा तो पता चलेगा कि चिकन भूजने के लिए खाने से पहले वो जाकर खुद ही भूज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। अरे पार्टी की उसकी बड़ी लंबी कहानी है यार, उसमें जाओगे तो बड़ी बात हो जाएगी। अभी बात करते हैं आपकी खाने पीने की। तो खाने पीने में क्या होता है, जब बात यहाँ पे आती है पर डे बदलने की, खा के गए सुबह नाश्ता, नाश्ता करने के बाद स्कूल गए, 8 बजे स्कूल पहुंच गए, प्रेयर हुआ, प्रेयर करने के बाद फिर 1:30 बजे लंच हुआ, फिर थाली उठाए नचाते हुए चले गए हॉस्टल। कभी कभी मेस में भी थाली नचाने की परंपरा नवोदय में बहुत स्पेशल होती है। घर पे थाली नहीं नचा पाओगे, हमने तो 7 साल में थाली नचाना नहीं सीखा, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं एकदम थाली को हाथ पे नचाते हैं, उंगली पे नचाते हैं, कुछ तो फुटबॉल को भी उंगली पे नचाते हैं। ठीक है, तो थाली को, कॉपी को नचाना एक नवोदय की एकदम बड़ी परंपरा। थाली को भी नचा देते हैं, तो थाली को नचाते हुए चल देते हैं मेज की तरफ। फिर दोपहर के भी खाना है बदल के, यानी तीनों टाइम का तीनों खाना बदल के आपको दिया जाएगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि थोड़ी सी स्वाद में आपको घर जैसा नहीं मिलेगा। 6 महीना हम लोग को भी तकलीफ करना पड़ा। आज वही खाना जाने के बाद बड़ी आनंद आता है। जब एनमोनाई नहीं, नमक वमक की ऐसी बात नहीं होती है, नमक वमक सब सही रहता है। थोड़ी सी मसाले की दिक्कत होती है। मसाले इतना बेहतरीन होता है कि कभी कभी तो खाना ऐसा बन जाता है कि खाने से इच्छा ही नहीं करती है। कभी कभी ऐसा बन जाता है कि एकदम और ही खाइए ले। बाहर झरने की वो समस्या है, अलग है। अब सोच लो कि खाने के साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके नवोदय में पढ़ सकते हैं। शिक्षक की बात हुई, शिक्षक जिसने हमने देखा 2013 के बाद यहाँ तक ढूंढा, हमको नवोदय जैसा शिक्षक नहीं मिला। आज नवोदय के बच्चे बदनाम करते हैं शिक्षक को। हो सकता है कि शिक्षक की कमी हो, युवा शिक्षक है। अभी इन शिक्षकों की वैल्यू को हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं कि क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी उस परिवेश में नहीं है। जो वहाँ के बच्चे हैं वो जिस तरीके से बता रहे हैं, तो जो कमियां दिख रही है कि शिक्षक की है, तो शिक्षक की अगर कमी है तो अभिभावक आवाज उठाए, अभिभावक प्रिंसिपल से बात करें। ये अभिभावक तो और महान है, इतने महान कि बच्चा 9 में गया ना तो प्रिंसिपल चिल्लाता रह रहा है कि महोदय आ जाइए, पीटीएम करना है। बाढ़ में जाए पीटीएम, क्या करने जाना है पीटीएम? हमारा तो बचवा नवोदय में पढ़ रहा है, वो तो तिस्मार खा बन ही गया। आने वाले भविष्य का लाल बत्ती जलता हुआ आएगा। नवोदय में पढ़ रहा है, नौकरी तो मिल ही जाएगी क्या? अब वो अभिभावक जो 9th तक 8 तक बच्चा ना टीचर से खूब डरता है, क्यों? तो छोटा रहता है, टीचर थोड़ा सा सुताई उटाई कर देते हैं, कुछ कुछ होते हैं। हम लोग के समय तो बहुत लोग थे बढ़िया से सुताई करते थे। जैसे हमारे हिंदी सर थे, भगवान सर थे, महोदय क्या कर रहे हैं, कब क्या हो जाता था पता ही नहीं चलता था। उसमें छोड़ो, हमारे प्रिंसिपल सर भी वैसे ही थे। एक बार साथ में क्या हुआ, हमारे ही क्लास का एक दोस्त था, उसको असेंबली में पिट दिए। इसके बाद ऐसा खौफ आया, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि एसपी सिंह के सामने कोई खड़ा हो जाए, डरे भाग जाते थे। तो अब के टीचर क्या है ये नहीं पता है, लेकिन अगर बच्चा अगर कंप्लेन दे रहा है, क्योंकि हमने भी कितने बच्चों से बात किया और उनका भी मानना है कि टीचर पहले ही सिलेबस को खत्म करने से पहले ही कह देना है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ बच्चियों से बात किया तो वो कह रही है कि नहीं सर ऐसी समस्या नहीं है। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि किस पे भरोसा किया जाए, बॉयज पे या गर्ल्स पे। अब बताओ इस दुविधा में कोई कहाँ जाएगा। लेकिन जब ऐसी अगर बात है तो गर्ल्स को भी मोबाइल लेना चाहिए का, अगर इस स्थिति में हाँ, ये कहां से बात है यार? जब वहां पे नवोदय में जातिवादिता तक नहीं है तो तुम गर्ल्स में कैसे डिवाइड कर दिए? जाने के बाद तो बालवा कटवा के लड़का बना देते हैं लड़कियों को, तो मजे में नहीं आएगा कि लड़का है कि लड़की है।
हम लोग की क्लास में एक थी करिश्मा गुप्ता, यम है हम है यम। वो भैया एकदम बाल और कटवा कर लड़के जैसा ही रहती थी। हाँ, उसका एटीट्यूड ही लड़का जैसा था, फ्रैंक लड़की थी। आज तो पीएचडी कर रही है, पीएचडी कंप्लीट भी हो गया बीएचयू से। अब थोड़ा सा लगती है कि लड़की हो गई है, नहीं तो हम लोग के समय लगता था कि वो लड़का ही है। उसको छोड़ दो, आपको आधी रहने दो, वो लड़की नहीं है ना। तो ऐसी चीजें थी। तो इस समय अगर पढ़ाई नहीं होती तो गर्ल्स भी डिमांड करती नवोदय में मोबाइल की। वाई जी क्यों कर रहे हैं? सोचो क्या बात है, कुछ तो है घोटाला। फ्री फायर, पबजी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी तमाम चीजें आ गई हैं जो उनको फ्यूचर को खंगालने के लिए, बर्बाद करने के लिए तैयार बैठी हुई है। अच्छी बात है, खेलो बेटा, फ्री फायर खेलो, अपने लाइफ के साथ एक फायर करो। जब आने वाले भविष्य के तुम फायर बनोगे तो तुम्हारा भी फायर बजेगा, ब्राम ब्राम ब्राम। समझ गए? तो इसमें सबसे बड़ा दायित्व और रोल निभाना पड़ेगा गार्जियन का, नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद नवोदय का नामो निशान खत्म हो जाएगा, बलिया का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो ऑब्जर्वेशन किया गया है, अब सही बताया तो हम किसी की कामना नहीं करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि ये भगवान कोनो नवोदय में पास न हो। स्थिति को देखते हुए अब हम दुर्भाग्यशाली ही है ना कि जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं उसी को कह रहे हैं कि उस स्कूल में ना जाए। इसका मतलब वास्तव में हमारा नवोदय बदनाम है। वास्तव में ऐसी सिस्टम काम कर रहे हैं, ऐसी सिस्टमेटिक व्यवस्था हो गई है, अव्यवस्थित व्यवस्था हो गई है जिसमें बच्चे पल रहे हैं। और बच्चे कल भविष्य में क्या करेंगे? जब बाहर आएंगे लोग ताना देंगे कि अरे नवोदय में फलाना तो हर लड़कवा तो नवोदय में पढ़ता वाला हो, नौकरिया ना लगल, नौकरिया लागी कहाँ से? सरकारवा तो नौकरिया रखल ही नहीं खे। तो वो बचवा का करी? तो मोबाइल फ्री एंड फायर यूट्यूब चलाया तो क्या करेगा? बहरिया के नवोदय को नाम करेगा या बदनाम करेगा? तो तुम नवोदय में जाकर क्या करोगे? तुम भी तो वही करोगे ना। है? इतने बड़े बेहतर संस्था को बिगाड़ने का जो काम रखा गया है, आज के वर्तमान सरकार ने बेहतर तरीके से किया है नवोदय को बिगाड़ने का काम। अब सोचोगे कि सर इसमें सरकार कहां से आ गई? कहां से आई सरकार? सरकार को आप गलती से ले आकर खींच दिए इसमें। आप दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? चले एक कहानी इस पे कहते हैं। पिछले एनमुराई मीट में जब हम गए नवोदय तो देखा हमने एक स्टैचू जो हमारे विष्णु अवतार, आप समझ ही गए किसके स्टैचू हो सकती है। जब स्टैचू देखा तो हमने सोचा यार 2006 से लेकर 2013 तक हमने नवोदय के प्रांगण में पढ़ा, कभी हम किसी प्रधानमंत्री का फोटो नहीं देखे। और सबसे दुर्भाग्यशाली व्यवस्था है कि हमने उस प्रधानमंत्री का फोटो नहीं देखा, नवोदय में स्थापित मूर्ति नहीं देखी जिसने नवोदय को स्थापित किया, भूतपूर्व हमारे राजीव गांधी, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप आज नवोदय का इतना नाम फैला हुआ है, इतना बड़ा जाल फैला हुआ है पूरा इंडिया में। किस सिस्टम में आपको नवोदय वाले मिलेंगे? और जिसमें मिलेंगे बेहतर मिलेंगे। अब भी एक नवोदय वाले से पढ़ रहे हैं ना, और भी टीचर से पढ़े होंगे ना, कुछ तो अनोखा दिखा होगा ना। अनोखा दिखना ही था कि 6 महीने में जगह दिया इंसान को कि बेटा तू काबिल है टीचर बनने के, तू आ जा टीचर के लाइन में, और चल दिए झोला उठा के टीचर के लाइन में। और आज की डेट में कम से कम 10-12 बच्चे अलग अलग संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, और आपके प्रांगण में कम से कम 100-150 बच्चे हैं, 100 से ऊपर बच्चे हैं, और 20 बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। अब ये क्या था? तो ये था एक नवोदय का पहचान।
आज आधे लोगों की हालत खराब हो जाती है। जानते हो क्या, जब तर्क हो ना तो कुछ ना बताओ, खूब बढ़िया से लड़ लो, बाद में लास्ट में कहो ना कि हम सरकारी स्कूल वाले हैं। सरकारी स्कूल वाले, अरे सरकारी स्कूल वाले कैसे ऐसे लड़ सकते हैं? तब बताओ कि हम नवोदय वाले हैं, आगे वाले की आधी नशा फट जाती है, आधा औकात खत्म हो जाता है। एक कहानी, अभी 2 दिन पहले हम लोग गए बलिया, एक महोदय बस बैठ गए हम लोग के गाड़ी में, बात चलती गई, बात चलती चलती गई, जब मोदी जी की बात आई, एजुकेशन की बात आई, शिक्षा की बात आई, हमने बात क्या कर दिया कि बात किया कि अब देखो कोई भी गवर्नमेंट हो, दिल्ली सरकार ने क्या किया, शिक्षा किया फ्री, चिकित्सा किया फ्री, पानी किया फ्री, बिजली किया फ्री, मिला के घंटा, यही सरकार फ्री, यही ना सरकार। और हमारे मोदी जी कितने टैलेंटेड हैं, 5 किलो राशन पे पूरा भारत को झुला रखे हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी हो रही है, 5 किलो राशन में पूरा देश घूम रहा है क्या? और सत्ता है आज की पढ़े लिखे नेताओं की। क्या किया था केजरीवाल? चोर था, शराब घोटाला कर लिया था, बहुत ही बड़ा घोटाला कर लिया था, इतना घोटाला कर लिया था कि कोरोना का राजमहल बना लिया था, जनता के साथ इतना शोषण विरोध कर लिया था, उसने सरकारी स्कूल को तो खंडहर बना दिया था। चिकित्सा व्यवस्था ऐसी थी कि जिसमें कोई डॉक्टर नहीं था, वहां पे जानवरों का इलाज किया जाता था। बिजली पे कर टैक्स अधिक लगा दिए गए थे, पानी तो पैसे नहीं आग के भाव से बिक रही थी। और उस सरकार को देखो, अब देखो दिल्ली वाले को क्या हाल होगा। अब तो मजा आएगा। गरीब के लिए ये व्यवस्थाएं उचित था, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी हर अमीर पा सकता है, हर संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए तो आज मिसाल है दिल्ली सरकार कि देखो सरकारी स्कूलों को कैसे कर दिया। लाइन लग रही है एडमिशन कराने के लिए, काहे नहीं हमारे में लाइन लग रही है? काहे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं? और दिल्ली स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों की तो हालत एकदम नाक चने खराब हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल के लड़कों को गार्जियन एडमिशन करा करा के सरकारी स्कूल में ले जा रहे हैं, और यहाँ सरकारी स्कूल के एडमिशन काट करके प्राइवेट स्कूल में ले जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में देख लो 5,000 10,000 सैलरी वाले, और सरकारी स्कूल में 80,000 60,000 सैलरी वाले, कौन बढ़िया है? ये कहाँ है हमारा मुद्दा? यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन हम कहाँ हैं? 5 किलो राशन भैया को लग गया बुरा लग गया, कह रहे हैं कि हमारे योगी जी देखो ना काका कर दिए हैं, सरकारी स्कूल में कोई नहीं जा रहा है तो क्या मतलब? इतना बढ़िया व्यवस्था हो गया, इतना बढ़िया व्यवस्था हो गया कि पूरा एकदम लाइन लगी हुई है, शिक्षकों की तो भरमार लगी हुई है, लड़कों की भरमार लगी हुई है, प्राइवेट स्कूल तो बंद हो चुके हैं। क्या बढ़िया से बवाल हो गया। बवाल का मतलब हमारा पीढ़ी थोड़े हो गया। बाद में हमने कहा कि हम भी सरकारी स्कूल वाले हैं। तो सरकारी स्कूल, आप तो शर्ट मार दिया उनको कि सरकारी स्कूल वाला इतना कैसे बोल रहा है। हम क्या कि नवोदय से हैं, अब आधा हालत उनकी खराब, मुंह से बकार नहीं निकल रहा है, अब मुंह से बकार नहीं निकल रहा है। यह है ब्रांड अपना नवोदय का। समझ में आया? एक स्टोरी और बता क्या, जब हमने शुरुआत में 2016 में जब चालू किया पढ़ाना, उस समय हम 12th के बाद ग्रेजुएशन करने वाले थे, फर्स्ट ईयर चल रहा था बीए का। एक स्कूल के प्रबंधक आ गए, प्रबंधक हो या प्रचार हो, बैठे थे भाई प्रिंसिपल के चेयर पे, दुबले पतले, अभी नौजवानी थी, मूछ दाढ़ी, ऐसे नहीं लग रहा था कि भैया हम वास्तव में प्रिंसिपल के पद पे हैं। आज भी नहीं लगता है कि हम वास्तव में प्रिंसिपल के पद बैठने वाले हैं। बैठे थे, आए, और फेमस स्कूल जिसके दुनिया में आज पूरा बैरिया छटा हुआ जा रहा है। अब समझ ही गए होंगे कौन सा स्कूल होगा। नहीं समझ पाए, कुछ लोग समझ गए। उसी स्कूल के प्रिंसिपल थे, और उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने आए थे। उन्होंने पूछा क्या कि आप कौन हैं? हमने कहा कि यहाँ पे यह प्रिंसिपल के पद पे काम कर रहे हैं और एक एजुअल टीचर भी है। तो पूछे कि कहाँ तक पढ़े हैं? बहुत भौकाल था। वो सोचे कि भैया ये तो
देखने में एकदम चिकना चिकना लग रहा है। मोच के स्टाइल तो वैसे ही थे सिंगम वाले। हाँ, अरे समझने वाले समझ गए होंगे। स्कूल का नाम लेकर क्या करोगे, बदनाम कराओगे काम को। अरे यहाँ पे है, रिकॉर्डिंग में है बेटा। क्या चाहते हो कि स्कूल वाला आके हमको उठा के लेके चले जाए। आना बात क्या हुआ, इसके बाद जब उन्होंने कहा कि कहाँ तक पढ़े हैं, हमने कहा कि इंटरमीडिएट किए हैं और बीए चल रहा है। लगा यार कुछ तो इसको आपका है। तब तक हमने कहा कि हम नवोदय से इंटरमीडिएट था, बीए चल रहा है। अब उनकी कहाँ औकात की कुछ बोल पाए। मुंह पे ऐसा ही लगा कि फेविक्विक गिरा दिया गया हो, इसके बाद एक शब्द भी नहीं निकला उनके मुंह से। उस दिन समझ में आया यार नवोदय का इतना बड़ा पावर है, ये तो ऐसे ही भौकाल बना दिया। समझे। तो वैसा तीसरा स्कूल है। और चौथे स्कूल की बात करें तो वह है हमारा सैनिक स्कूल। वो तो भैया जिसके पास माला माल धन संपत्तियां भरी हुई है उन्हीं के लिए है। तो पैसा वाले हैं तो सैनिक स्कूल जाइए। सैनिक स्कूल में भी बहुत ही प्रावधान हो गए हैं। हमारे वित्त मंत्री सीतारमन ने आई और 100 सैनिक स्कूलों को स्थापित कर दी, लेकिन वो 100 सैनिक स्कूल बन नहीं पाए। वो किसी एडेड सैनिक स्कूलों को ऐड कर दिया गया, उनको सैनिक स्कूल बना दिया गया। तो वास्तविक बता दें कि आपके पास 37 सैनिक स्कूल है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन 37 सैनिक स्कूलों में जाइए और बेहतर भविष्य का निर्माण करके आइए। बाकी आप कोई सैनिक स्कूल में फेल होने वाला नहीं है। हर बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में होगा, क्योंकि एडेड सैनिक स्कूल खुल चुके हैं जिनकी वार्षिक जो शुल्क होगा लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया के करीब जाएगा। जो 33 स्कूल सैनिक स्कूल के होंगे उसमें केवल जो फीस होगा 156 से 57 हजार के करीब जाएगा, यानी 1,56,000 57,000 के करीब जाएगा। जिसमें अभी आपके भूतपूर्व यानी कि आपसे बड़े जो आपके भाई हैं वो अभी सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एक 10 में गोपालगंज है, एक 9 में आपका अमेठी है, 8 में भी है। तो 3 लोग अभी सैनिक स्कूल में अभी अध्ययनरत है। तो बेटा सैनिक स्कूल अब आसान हो गया है। सैनिक स्कूल के लिए कोई भी टेंशन नहीं है, अब सैनिक स्कूल मिल जाएगा, बस पैसा लगाना होगा। लेकिन आप जो बच्चे बैठे हुए हैं सैनिक स्कूल के लिए, उनको आप चाहिए कि केवल हमें 33 सैनिक स्कूल में ही आपका लिस्ट आना चाहिए। अन्यथा किसी सैनिक स्कूल में अगर लिस्ट आया तो एडमिशन हम रोक देंगे। हम आपके गार्जियन से कह देंगे कि एडमिशन नहीं होगा। हमें 33 सैनिक स्कूलों में से एक सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन चाहिए, और उस सैनिक स्कूल में 300 में से 250 से ऊपर नंबर आपका लाना कर्तव्य है। और आप अगर 250 से ऊपर नंबर लाते हैं, सिलेक्शन श्योर है। तो क्या आप 250 नंबर लाने के लिए तैयार हैं? अभी तो वक्त बताएगा आने वाला हमारा 3 अप्रैल, यानी कि दुर्भाग्य होगा कि इस 14 अप्रैल को आपका रिजल्ट हमारे सामने नहीं होगा। लेकिन नवोदय वाले घबराओ ना, विद्या ज्ञान वाले घबराओ मत, तुम लोग का रिजल्ट खुल ही जाएगा। विद्या ज्ञान वालों का तो अति शीघ्र रिजल्ट आने वाला है। 20 दिन के अंदर पहले रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? ये आप था आपका विद्यालय। आप कहाँ जाने वाले हैं चूज कर लीजिएगा, कौन बेस्ट है ये भी आंक लीजिएगा। चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अभी वर्तमान अध्यक्ष के बारे में आपकी बात हुई, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। यानी कि ये निर्धारित करेंगे कि कोई धन विधेयक है या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। थोड़ा सा लेवल अभी हम लोग के पास कम है, थोड़ा सा समय भी कम है, तो हम सीधे क्वेश्चन को देखते हैं और इसके विस्तार को ना समझे तो बढ़िया है। विस्तार को समझने के लिए क्लास 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th 12th 11th और PhD तक है आपके पास, तो समझते रहिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, बुरा नहीं ना लगा सर नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि समय कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है एशिया। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? वेरी गुड, मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वेरी गुड, मैक्सिको। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेरी गुड, वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? वेरी गुड, लाल सागर और भूमध्य सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? चलिए राइट आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर है ना, दादरा लिख दिया, दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? वेरी गुड, सिलवासा। अगला प्रश्न चलते हैं, और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। वेरी गुड, राजस्थान। तो चलिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? रॉन्ग आंसर, राइट आंसर है 22 अप्रैल। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, बताओ बेटा क्या होगा? चलो लेमचुस वाला प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? वाह वाह वाह, वेरी गुड, उत्तराखंड। राइट आंसर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? अब बता दो, ये देख लो, दक्षिणी सूडान का निर्माण कब हुआ था? ये जो राष्ट्र है यानी कि देश है, इसका निर्माण कब हुआ था? 2011 में हुआ था। तो इसकी राजधानी पूछी जा रही है, तो बेटा बताओ कि राजधानी क्या है? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, जुब्बा। ठीक है, दक्षिण सूडान का निर्माण कब हुआ था? 2011 में। राजधानी कौन सी है? जुब्बा। 9 राष्ट्र है जो आज से कितने साल पहले निर्माण किया गया था? 2025 चल रहा है, 2011 हुआ था, जाओ काउंट करो। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, चलिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए इसका राइट आंसर है, हाँ, हमारे विश्व स्वरूपी विष्णु के अवतार, ठीक है, योगो योगो धर्मस्य, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष। इसका नाम योजना आयोग नहीं था, इसका नाम बदल दिया गया। आज की सरकार ने बेहतर काम किया है नाम बदलने का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? वेरी गुड, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? हाँ, होप मैन, होप मैन, राइट आंसर है टेनिस। चले अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बेटा, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? एकदम लेमसुस मिल गया। हाँ, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राइट आंसर है
राजा हरिश्चंद्र। जी हाँ। तो चलिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर, स्टेपीज कान में पाई जाती है। तो चलिए, अगला प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी है। ये क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है। तो चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 600 से अधिक। चलिए 639। ठीक है, एक्यूरेट दिया है, कहीं कहीं लगभग भी दिया होगा लेकिन लगभग नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेट आप जान लीजिए 639। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका बता तो दिया गया, तो शॉर्ट रूप बताइए कि इसका क्या होगा? राइट आंसर है आरबीसी। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वेरी गुड, 120 दिन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न बेटा है हमारा, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर दस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप साइंस में पढ़े हैं, 5वीं क्लास के साइंस में दिया हुआ है, जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा अवरोध पदार्थ का उपयोग किया जाएगा? इसका मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि आप साइंस को पढ़ते नहीं हैं। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? बेटा याद रखना कि हमने इंग्लिश का उपयोग किया है, तो आंसर भी किस में आना चाहिए? सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ज्ञान का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अरे हम लोग उस विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं जहाँ पे हिंदी भी घोल के पिलाई गई है, हाँ इंग्लिश से भी परिचय कराया गया। आंक नहीं पाओगे कि अगला जो टीचर है वो कौन है, हिंदी मीडियम वाला है या इंग्लिश मीडियम वाला है। बस दुर्भाग्य यही था कि बेचारे किस्मत खराब थी कि उस समय हम लोग इंग्लिश मीडियम के विद्यालय से नहीं पढ़ के गए, और जिसके कारण हुआ कि इंग्लिश कमजोर हो गई, और इंग्लिश कमजोर होने के कारण आज नवोदय के अधिकतर बच्चों की पाई जाती है कि वो बेचारे इंग्लिश तो समझ लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। ये राइट है, इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि बेटा आप नवोदय का पेपर दे चुके हो, आप मेहनत करो इंग्लिश पे, और आपके साथ ऐसा ना हो कि आप आगे चल के 9th में जब आप इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश की तरफ जाएं, तो आपको कष्ट हो। आपके जो भाई गए हैं आज उनकी समस्या आ गई है, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपके पैटर्न को पिछले सेशन में 24-25 में बदला गया है। तो 4-5 में इंग्लिश की बुक नहीं लगती थी, वो लगाई गई है, और आपसे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि पेपर देने के बाद आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और इंग्लिश को आप इसलिए पढ़िए क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए आवश्यक है। आज हम लोग नवोदय से भले ही पढ़े हैं, नवोदय का अलग भौकाल दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो जाते हैं इंग्लिश के वजह से। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी जाकर उसका फेस करें। खुशी होती है कि आज नवोदय में जितने बच्चे हैं एकदम टैलेंटेड हैं, धमाके धुआं उड़ा रहे हैं, जिससे पूछो 85 से ऊपर 90-92 इसका परसेंटेज दिखा रहे हैं। लेकिन उन तमाम बच्चों से जब भी मुलाकात होती है एक ही बात कहते हैं, तुम्हें टॉप होना है। तुम जिस दिन टॉप होकर बताना कि सर हम फर्स्ट आए हैं, तब हम मानेंगे कि हमारी पढ़ाई सफल हुई है। जो कमियां दिखी, आज भी बच्चे इंग्लिश के लिए दिक्कत हो रही है।
बार बार आपसे भी कहा जा रहा है, अन्य आपके छोटे भाइयों से भी बताया जाता है। इसलिए आपके सिस्टम में, आपके विद्यालय में इंग्लिश के लिए अलग से 1 घंटा दिया जा रहा है। बताओ, 4-5 को तो 1.5 घंटा दिया जा रहा है। ट्रांसलेशन अलग, ग्रामर अलग, बुक अलग है कोई विद्यालय तो बता दो। इंग्लिश का बुक मैथ अलग, हिंदी का मैथ अलग, बाकी साइंस तो हम लोग हिंदी में ही कायम है। साइंस में इंग्लिश में पढ़ाया क्या जाता है? इंग्लिश की बुक ले लो, ट्रांसलेट करता है टीचर, हिंदी बताता है, फिर बच्चा रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, लर्निंग करता है। बेसिकली आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशन यानी व्याकरण को पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है, बुक रीडिंग करना है, ये आवश्यक है। अगर आपका सिलेक्शन किसी भी विद्यालय में होता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है। और पॉइंट क्या है? ठीक है, आप तो नवोदय के विद्यालय में अगर सफल हो गए, सिलेक्शन हो गया, आप चले गए, तो वहां क्या मिलेगा आपको? बल्ले बल्ले होगा। कब तक? 8 तक। क्या है कि हिंदी तो पढ़े हो, हिंदी बड़ी मजे से आ जाएगी। जब 9वीं में जाओगे तब होगा माई माई, तब मोय मोय हो जाएगा। क्यों? वहां पर क्या मिलेगा? इंग्लिश। इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगा। अब होगा ले बाबाई का। अगर आप तुम विद्या ज्ञान के स्टूडेंट बनते हो तो वहां तो शुरू से शिक्षक से मोय मोय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और 6 से ही जाकर क्या करोगे? इंग्लिश पढ़ोगे। सैनिक स्कूल के स्टूडेंट बनते हो तो भैया और मोय मोय हो गया, क्योंकि वो 6 से इंग्लिश दे दिया। और तुम 2 साल तक इंग्लिश का पन्ना तक नहीं पलटे, और तुम जब जाओगे तो तुम्हारे से बढ़िया जो इंग्लिश पढ़ के आया होगा वो अधिक जाएगा कि तुम अधिक जाओगे। इस सारे तमाम रीजनों को देखते हुए निर्णय लिया गया कि भैया इंग्लिश जरूरी है। इसलिए आपके सारे सब्जेक्ट को दिया जाएगा, और दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाए तो कोई ऐसा माई का लाल ना हो कि जो कहे कि हमारे बच्चे में कमी है। आपके अभिभावक ना कह पाए कि ये सर क्या पढ़ा दिए, फेल हुआ, निकम्मा बन गया, ऐसे घूम रहा। यार ऐसी बेइज्जती मत करवाना, बस इतना ख्याल रखना। अगर कुछ गुण दक्षिणा में दे सकते हो तो बस यही दे देना। बस तुमसे कोई उम्मीद नहीं रहेगी, बस ये दे देना कि नाम बदनाम मत कराना। जहां पे भी पढ़ना, बेहतर तरीके से पढ़ना, बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के पढ़ना, और एक ही जिम्मेदारी निभाना कि हमें कुछ करके दिखाना है, और कम से कम हमारा इज्जत बचा के दिखाना है। हम तो बदनाम कर ही रहे हैं नवोदय को, बच्चे हमारे हमें बदनाम मत करना, ये तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे। समझ में आया? इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब बताइए कि हमने जो डिफिनीशन पूछा, आपने इंग्लिश में जवाब क्यों नहीं दे पाया? देना चाहिए था ना। यानी इसका मतलब है कि आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आज भी हमारे विद्यालय में कहीं ना कहीं इंग्लिश की कमी है। इंग्लिश की कमी क्यों है? क्योंकि हमारा समाज, सोसाइटी डेवलप नहीं कर रहा है। हमारे घर में वैसे पढ़ाई लिखाई नहीं है, माँ बाप की पढ़ाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे? पढ़ के दिखाइए, और आगे कभी भी क्वेश्चन पूछे इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही जवाब भी होना चाहिए। समझ जाना कि तुम्हारे सामने एक हिंदी का टीचर नहीं, इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, बस निकलता कब है पता नहीं चलता। यही पता चला कि इंग्लिश में क्वेश्चन कर देंगे, इंग्लिश में जवाब भी दे देंगे। चले, अगला प्रश्न है। तो जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर बता दीजिए कि जंग लगने से किसके लिए बचाया जाता है। चले, नहीं बता पाएंगे तो चलिए, इसे कहा जाता है जस्तीकरण। जस्तीकरण की क्या है? जस्तीकरण की क्रिया की जाती है, जिसे कहते हैं गिल्वेनीकरण। गिल्वेनीकरण भी कहा जाता है, या इसको कहते हैं गिल्वेनाइजेशन। गिल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। आप साइंस की किताब खोल लीजिएगा, और 5 क्लास के साइंस में इस चीजों को बताया गया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इसको खत्म करते हैं। कहाँ गया यार? कितना क्वेश्चन? हाँ, 2 क्वेश्चन है। चलो
अगला प्रश्न है हमारा, मानव की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? चलिए राइट आंसर जानते हैं, यकृत। यकृत क्या है? लीवर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रॉन्ग आंसर, राइट आंसर विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, और इसी के साथ आपकी क्लास यहीं पे समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय नवोदय। जो बदनाम हो रहा है अपना नवोदय, उसको बचाने का कर्तव्य भी आप किसी न किसी नवोदय को उठाना ही पड़ेगा। इस कड़ी के साथ पहला कदम हमारा ही होएगा, और इसके लिए हम अपने छोटे भाइयों से गाली वाली भी सुनते रहेंगे कि कैसा पागल भैया मिल गए कि हम लोग का मोबाइल बंद कराने के चक्कर में पड़ गए हैं। भैया मोबाइल तो बंद करवा के ही मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। मोबाइल किसी भी हाल में बंद होगा, नवोदय का ये ऐलान है। नहीं तो आने वाले भविष्य नवोदय की जो बदनामी है और ज्यादा ही होगी। बाय बाय बोल दो।